हेलो एवरीवन। नॉलेज हम में आपका फिर से स्वागत है। आज की हम वीडियो में बीकॉम का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाने वाला ये सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर हमारे सामने आता है, जो एक एक्ट भी है जिसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्ट था इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज एनएक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1872। मीन्स जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो जो आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने 1872 में यानी कि 1872 में उसे बनाया था। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि दिस एक्ट वाज पास्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट ऑन 25 अप्रैल 1872। और ये जो एक्ट है वो इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा 25 अप्रैल 1872 में क्या किया गया था, पास किया गया था। उसके बाद दिस एक्ट वाज ब्रॉट इनटू ऑपरेशन ऑन 1 सितंबर 1872। अब ये जो एक्ट था उसको कार्य में कब लाया गया, कब उसने ऑपरेशन करना स्टार्ट किया? 1 सितंबर 1872 में। ठीक है, तो ये जो एक्ट था वो आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था 1872 में। उसके बाद इसे पास किया गया इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। इंडियन पार्लियामेंट ने इसे 25 अप्रैल 1872 में पास किया था। उसके बाद इसको कार्य में लाया गया। कार्य में कब लाया गया? 1 सितंबर 1872 को। ठीक है, उसके बाद आप आता है इट इज़ एप्लीकेबल टू द रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो आपका एक्ट था वो पूरे इंडिया में लागू किया गया। मीन्स पूरे इंडिया में क्या किया गया, अप्लाई किया गया। लेकिन ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर में अप्लाई नहीं था, बाकी जितना भी सारा आपका भारत है, बाकी सारे भारत में ये जो एक्ट था वो आपका एप्लीकेबल था। ठीक है, उसके बाद आता है इन 1930 a new and comprehensive sale of goods act was enacted by repealing the Indian Contract Act। अब 1930 में जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसको रिपील करके एक नया एक्ट बनाया गया जिसका नाम था आपका ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, इसे क्या 1930 में बनाया गया। और इस इसके साथ ही 1932 में एक और एक्ट बनाया था जिसे हम पार्टनरशिप एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या था, पार्टनरशिप के सारे रूल रेगुलेशन अलग कर दिए थे और जो आपके सेल्स एंड गुड्स के जो रेगुलेशन थे वो आपके अलग कर दिए थे। उसके बाद आपको कहा गया है द न्यू सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जो आपका न्यू सेल्स गुड्स एक्ट था उसमें थे 66 सेक्शंस। ठीक है, जो 1930 में बनाया गया था। और उसके बाद जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है जो कि 1932 में बनाया गया था, उसके अंदर कितने सेक्शन थे? 74 सेक्शन थे। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में क्या था, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ आपकी बेसिक डेफिनेशंस थे या बेसिक कंसेप्ट लगा लीजिए जिनका मीनिंग क्लियर करना ज़रूरी है, तभी आप आगे के चैप्टर्स कर पाओगे, आगे के टॉपिक्स को पढ़ पाओगे। तो इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रपोजल। प्रपोजल प्रपोजल जैसे कि आप बेसिकली समझते हो कि जब एक व्यक्ति मतलब कि कोई भी पर्सन, ठीक है, अपनी इच्छा से क्या करता है, किसी दूसरे पर्सन के सामने अपनी बात को रखता है। किस उद्देश्य से रखता है कि या तो उस पर स्वीकृति देगा, सहमति देगा, एक्सेप्टेंस देगा, या फिर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये दूसरे व्यक्ति के हाथ में है कि उसको स्वीकृति देनी है, उसको एक्सेप्टेंस देनी है या नहीं देनी है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने किसी को बोला कि मेरे साथ घूमने चलोगे, ठीक है, आपने किसी अपने फ्रेंड को बोला कि आप मेरे साथ घूमने चलोगे, ठीक है, तो वो क्या है, आपका प्रपोजल है। ठीक है, आपने उसे एक बार बोल दिया कि आप मेरे साथ घूमने चलोगे या नहीं चलोगे, आपने उसे बोला कि मेरे साथ घूमने चलोगे। अब ये उसकी मर्जी है कि उसने उस पर एक्सेप्टेंस देनी है, हाँ मैं चलूँगा, या एक्सेप्टेंस नहीं देनी है, भाई मैं नहीं चलूँगा। ठीक है, आपने क्या है अपनी तरफ से प्रपोजल रख दिया। जैसे कि मैंने इसमें एक डेफिनेशन आपको दी गई है, बेसिक सी डेफिनेशन मैंने दी है इसमें। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that order to such act or abstinence, he is said to make a proposal। ये क्या कहता है कि जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी भी काम से, ठीक है, किसी काम को करने से या किसी काम को करने के लिए, ठीक है, क्या करता है, अपनी विलिंगनेस इस ऑब्जेक्टिव से उसके सामने रखता है कि दूसरा व्यक्ति जो है, जो दूसरा पर्सन है, या तो उसके साथ कार्य करने के लिए हाँ करेगा या फिर ना करेगा। तो वो क्या है, प्रस्ताव है। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर एग्जाम्पल से बताया है कि जैसे आपने किसी से पूछा कि मेरे साथ घूमने चलोगे, तो वो क्या है, आपकी तरफ से प्रपोजल है। एक्सेप्टेंस देना या नहीं देना वो उसकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस, यानी कि स्वीकृति एवं वचन। उसके बाद इसमें क्या कहता है कि व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent to the proposal is said to be accepted। A proposal when accepted become a promise। अब ये क्या कहता है कि जब आपने किसी व्यक्ति के सामने अपना प्रपोजल रखा और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या है, उसकी एक्सेप्टेंस है। ठीक है, अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दी, मीन्स जो आपका प्रस्ताव था उसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो वो क्या है, एक तरह से आप उसका आपके लिए वचन बन जाता है। कि आपने जैसे किसी को बोला कि आप मेरे साथ घूमने चलोगे, ठीक है, उसने क्या बोला, हाँ मैं चलूँगा, इट मीन्स ये क्या है, एक तरह का प्रॉमिस बन जाता है कि हाँ मैं चलूँगा। आपने प्रस्ताव रखा, उसने एक्सेप्टेंस दी, इट मीन्स कि उसने प्रॉमिस किया है कि हाँ मैं चलूँगा। ठीक है, उसके बाद आपके थर्ड पॉइंट आता है प्रोमिसर कौन होता है एंड प्रोमिसी कौन होता है। ठीक है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, वो व्यक्ति जो प्रस्ताव रखता है, मीन्स जो प्रपोजल रखता है दूसरे व्यक्ति के सामने, वो क्या है, प्रोमिसर। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। और जो पर्सन आपका उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो क्या है, आपका प्रोमिसी, यानी कि प्रस्ताव रखने वाला, प्रपोजल रखने वाला प्रोमिसर, और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है, प्रोमिसी। जैसे कि मैंने उसे बोला था कि मेरे साथ घूमने चलोगे, यानी कि मैंने पूछा, तो मैं क्या हुआ, प्रोमिसर। उसने एक्सेप्टेंस दे दी, तो वो क्या हुआ, प्रोमिसी। अब आगे आपका आता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन जैसे आप समझते हैं क्या आता है, प्रतिफल। अब इसमें भी आपको एक डेफिनेशन दी है, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और abstained from doing or does as abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act, abstinence और promise is called a consideration for the promise। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि मैंने किसी को बोला, ठीक है, कि आप मेरे से फ़ोन ख़रीद लो, ठीक है, और उस फ़ोन का प्राइस क्या रखा है, मैंने 10,000 रखा है। ठीक है, अब मेरे लिए वो जो 10,000 मेरे को मिलेंगे वो क्या है, कंसिडरेशन है। ठीक है, और जिसने पैसे दिए हैं उसको मेरा फ़ोन मिलेगा, तो उसके लिए मेरा फ़ोन कंसिडरेशन है। ठीक है, तो दोनों के पास क्या है, प्रतिफल है। कैसे, उसके लिए क्या है, मेरा फ़ोन कंसिडरेशन है,
और मेरे लिए उसके जो उसने 10,000 जो पे किए मेरे फ़ोन के बदले, वो क्या है, कंसिडरेशन है। उसके बाद आपका आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ द प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मीन्स एवरी प्रोमिस, प्रत्येक प्रोमिस, और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, और प्रोमिस का जो मतलब कि सेट होता है जिसे हम ग्रुप भी बोल देते हैं, जो जिसमें क्या है, जो आपका प्रोमिस होता है, मीन्स जो आपका प्रोमिस होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कंसीडरेशन होते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया नहीं कि जैसे मैंने उसे अपना फ़ोन देने का वादा किया है और उसने मेरे को 10,000 देने का वादा किया है, तो ये क्या है, एग्रीमेंट है। मीन्स हमने एक दूसरे को किसके लिए, कंसीडरेशन के लिए क्या किया है, प्रोमिस किया है। ठीक है, तो ये हमारे बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। मीन्स अब उसको पैसे देने पड़ेंगे और मेरे को उसको फ़ोन देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रेसिप्रोकल प्रोमिस। रेसिप्रोकल प्रोमिस कहता है प्रोमिस विच फ्रॉम द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कार्ड रेसिप्रोकल प्रोमिस। इसमें क्या आता है, इसमें जो आपके जो प्रोमिसर होता है, जो प्रोमिसी होता है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जिस टाइम आप मुझे फ़ोन दोगे मैं आपको पैसे दे दूंगा। या वो ये करता है कि आप थोड़े पैसे अब ले लो, मीन्स पार्ट ऑफ कंसिडरेशन अब ले लो, और कुछ जब आप मेरे को फ़ोन दोगे तब ले लेना। तो ये क्या है, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। मीन्स आप एक डेट फिक्स कर लेते हो, दोनों साथ मिलकर एक एग्रीमेंट कर लेते हो कि इस डेट को क्या है, मैं आपको फ़ोन दे दूंगा और आप मुझे पैसे दे देना। तो ये क्या है आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब नेक्स्ट आपका आता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी द वॉइड एग्रीमेंट। व्यर्थ अनुबंध, व्यर्थ ठहराव, अनुबंध नहीं ठहराव। व्यर्थ ठहराव क्या होता है, अब इसमें क्या है कि आप एक ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिसे जो आपका लॉ है वो भी स्वीकार नहीं करता कि हाँ ये एग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लिया जाता है कि आप अपने मतलब कि जैसे कोई एक हस्बैंड होता है, वो अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसकी वाइफ क्या बोलती है कि मेरे लिए तारे तोड़ लाओ। ठीक है, अब हस्बैंड उसके साथ उसको बोल भी देता है कि हाँ मैं तोड़ लाऊंगा। ठीक है, अगर वो कल को तोड़ के नहीं लाता, ठीक है, तो जो उसकी वाइफ है वो मतलब कि उसमें क्या कहते हैं इसे, न्यायालय में या कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकती कि इसने मेरे साथ ये एग्रीमेंट किया था और उसने पूरा नहीं किया। क्यों, क्योंकि क्या है, वो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है, व्यर्थ है। क्योंकि उसे कानून भी नहीं मान सकता, जो आपका लॉ है वो नहीं मान सकता, तारे कौन को तोड़ के ला सकता है। ठीक है, तो वो क्या है आपका वॉइड एग्रीमेंट है, जो नॉट एनफोर्सेबल होता है, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा। उसके बाद आपका पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या आता है, अनुबंध। अब एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज आ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा क्या होता है, एनफोर्सेबल होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जैसे हमने कोई ज़मीन खरीदनी है। ठीक है, मान लीजिए ए पर्सन है, उसने बी पे से ज़मीन खरीदनी है, तो वो कहता है कि मैं आपकी ज़मीन खरीद लूँगा और इतने पैसे आपको दे दूँगा। वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, जिसे लॉ के द्वारा स्वीकारा जा सकता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ है कि उसने ज़मीन खरीदनी है, उसने पैसे देने हैं। अब आपका आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि जिसमें आपका जो एक पक्षकार होता है, जो वन पार्टी होती है, क्या होता है, जो मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें टू पार्टीज का होना जरूरी है। तो जो फर्स्ट है, जो ए पार्टी है, वो क्या है, वो सिर्फ अपनी ही जो विलिंगनेस है वही बता रही है, अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स है सिर्फ वही बता रही है। लेकिन जो मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आपकी बी पार्टी के विलिंगनेस के क्या है, खिलाफ है। मीन्स वो उसकी विलिंगनेस नहीं जान रहे, बी पार्टी की इच्छा नहीं जान रहे कि उसको क्या चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सिर्फ एक ही जो मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है उसको ही बताया गया है।
बी का उसमें कोई रोल नहीं है, बी सिर्फ पक्षकार बनाया हुआ है, जैसा ये बोलेगा उसको बी को करना पड़ेगा। ये क्या है, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम बताते हैं। जैसे कि अब एक डॉक्टर को मान लीजिए, डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं। एक डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, ठीक है, तो अब क्या है, वो मरीज क्या है, उसी से दवाई लेता है, ठीक है, और उसको आराम भी क्या है, उसी की दवाई से लगता है, ठीक है। तो अब क्या है, धीरे धीरे डॉक्टर क्या करता है, जो उस दवाई की जो अमाउंट है, मीन्स जो उसके लिए जो फीस पे कर रहा था वो दवाई के लिए, मेडिसिन के लिए, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उसे बढ़ाता रहता है, ठीक है। फिर लास्ट में वो मतलब कि और बढ़ाता चला जाता है और बढ़ाता चला जाता है। तो जो पेशेंट है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि जितनी उसकी फ़ीस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो मतलब कि डॉक्टर है वो उसे फोर्स करता है, ठीक है। डॉक्टर क्या है, जो हमने ए पार्टी बताई थी ना, विलिंगनेस, जिसकी विलिंगनेस को सुना जाता है, ठीक है। उसकी विलिंगनेस क्या है कि अगर वो पैसे देगा तभी वो उसको क्या देगा, मेडिसिन देगा। तो यहाँ पे जो बी है, बी क्या है आपका, एक कॉजन है। कैसे कि उसको दवाई की ज़रूरत है और डॉक्टर वो दे नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को जो डॉक्टर है उसको पता है कि उसको दवाई की ज़रूरत है, और जितनी वो अमाउंट बोलेगा उसको क्या है, पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल होगा। उसके बाद आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर था वॉइड एग्रीमेंट, अभी ये क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट भी वही है, ठीक है, कि जो क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट विच चीज इज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट इज केसेबल टू बी एनफोर्सेबल। कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जब वो क्या है, लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं हो पाता, तो वो क्या है, आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। इसका भी एक एग्जांपल देते हैं हम, कि जैसे एक्स और वाई आपकी टू पार्टीज़ हैं, ठीक है। तो जो वाई है उसने एक्स से कुछ काम करवाना था, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका था, ठीक है। तो अब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के मतलब कि जो डेट है उससे पहले जो एक्स है उसका क्या होता है, या तो वो अनसाउंड माइंड को हो जाता है, ठीक है, या फिर क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि जो आपका जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, क्योंकि एक्स तो रहा नहीं, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तो रहा नहीं। अब उसके परिवार वालों को तो कुछ नहीं पता उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये था आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट, और कुछ बेसिक डेफिनेशन जो कि बिजनेस लॉ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।